ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया था। अब आइए देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है हमने बताया था। अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम, to pass through them. Allow only solvent molecule to pass through them. ठीक है भाई। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल। सर वीडियो ही नहीं दिख रहा है आपका। हाँ वीडियो नहीं दिख रहा है सर। वॉइस तो रहा है सर। हाँ सर अब दिखने लगा। अरे मेरे लाल ऐसे कहोगे तो एक आध दिन हो सकता है कुछ दिक्कत हो, लेकिन यहां से नेटवर्क जब दिक्कत होती है तो हाँ कभी कभी हो जाता है। लो आज रिकॉर्डिंग भी कर दे रहे हैं। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमने बताया ना, ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे एग्जाम्पल में हम जितने भी वेजिटेबल मेम्ब्रेन हैं, वेजिटेबल मेम्ब्रेन की बात करिए, ये आपके सब के सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होंगे। वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, ये सब आपके क्या हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं भाई। ठीक है भाई। कहां पाए जाते हैं? फाउंड आउटर साइड ऑफ स्किन एंड प्लांट। तमाम प्लांट के जो है आउटर साइड में पाए जाते हैं, आउटर साइड ऑफ स्किन एंड प्लांट। स्किन और प्लांट के आउटर साइड में ये पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा भाई, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो नाम लिया है आपका वेजिटेबल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन है। ठीक है। इसके अलावा जो है पिग्स ब्लैडर आपने सुना होगा, पिग्स ब्लैडर, ये काफी यूज होता है। पिग्स ब्लैडर मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन है और काफी यूज भी होता है। ये सबसे कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है ये सब नेचुरल एसपीएम है जो नेचर में प्लांट या एनिमल में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो हम लोग सिंथेसाइज करें, लेबोरेटरी में प्रेसिपिटेट के द्वारा बनाएं। तो आइए देखते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल एसपीएम, आर्टिफिशियल एसपीएम एग्जाम्पल, इसका वेल नोन एग्जाम्पल है पार्चमेंट मेम्ब्रेन,
पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है, और कुछ जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनते हैं, सर्टेन इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट, इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट, फॉर एग्जाम्पल सुना होगा कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड इसका कॉमन एग्जाम्पल होता है। ठीक है भाई, सिलिकेट्स ऑफ आयरन होता है, सिलिकेट्स ऑफ आयरन भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक, कोबाल्ट, निकेल एटसेट्रा, ये सब क्या है? नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। लेते हैं एक पोरस पार्ट ले लेते हैं, पोरस पार्ट ले लेते हैं, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते, मतलब पोरस बर्तन ले लेते हैं जिसमें पोर्स बने होते हैं। ठीक है, और डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन इसी में प्लेस कर देते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इसी में प्लेस्ड कर देते हैं। ठीक, तो ये पोरस पार्ट में जो है आपने इसको क्या कर लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन में रख लिया आपने, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि इस पोरस पार्ट को प्लेस्ड इन डाइल्यूट पोटेशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन, डाइल्यूट पोटेशियम फेरोसाइनाइड solution, placed in dilute potassium ferrocyanide solution contained in a beaker, contained in a beaker। अभी हम इस डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ तो क्या होगा यहां पे देखिएगा, द कॉपर आयन फ्रॉम कॉपर सल्फेट and ferrocyanide ion and the ferrocyanide ion from potassium ferrocyanide solution, potassium ferrocyanide solution लिख दे तो और आपको डिटेल ठीक से बताएं। मीट इन द, कहां मिलेंगे? मीट इन द walls, meet in the walls of a porous part, porous part दोनों मिलेंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है आपको where they react आपस में रिएक्ट करेंगे, react to form a precipitate of cupric
फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। जैसे देखो हमने क्या कहा, यहां पे जो जो चीज लिया है, देखो पहले आपने कहा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर। आप एक बीकर ले लीजिए, इस बीकर में क्या है, सॉल्यूशन किसका है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने ले लिया इसका। अब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने लिया है तो इसके अलावा देखिए एक पोरस पार्ट लीजिए, पोरस पार्ट। पोरस पार्ट का मतलब है इसमें जगह जगह होल्स हो, जगह जगह क्या हो, होल्स हो, ऐसे। ये पोरस पार्ट है, ये क्या है, पोरस पार्ट। ये है आपने पोरस पार्ट जिसमें छिद्र बने हों, और इसके अंदर आपको क्या लेना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर जो है आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, अब आपने कहा कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन। तो यहां पे से FeCN6 आयन होगा और यहां पे कॉपर आयन होगा, कॉपर आयन होगा। ये इसके इसी पे आकर के इंटरेक्ट करेंगे और यहीं पे जो है धीरे धीरे PPT बनेगा। इसी जगह पे ये जो है दोनों का प्रेसिपिटेट इस तरह से बन जाएगा। जो प्रेसिपिटेट है ये बन रहा है PPT ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये PPT ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड और ये आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल SPM होता है, आर्टिफिशियल SPM होता है। इस तरह से प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से फेरोसाइनाइड आयन आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इसी पोर्स पे, जहां पोर आपका दिखाई दे रहा है उसी सरफेस पे ये प्रेसिपिटेट के मतलब जिलेटिनस प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगे। और जो इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये क्या कहलाता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये आपका प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या कहा, फिर समझ लीजिए एक बार। हमने कहा ये एक पोरस पार्ट है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्लेस्ड है और इसके चारों तरफ एक बीकर में आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड रख लिया है। और उसके बाद जो है दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो इसकी जो सरफेस पे है, ये जहां पोरस पार्ट दिखाई दे रहा है, जहां पोर्स दिखाई दे रहे छोटे छोटे, इस पोरस पार्ट पे आपको यहां से फेरोसाइनाइड आयन, यहां से कॉपर आयन दोनों मिक्स करेंगे, प्रेसिपिटेट बनेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज।
ठीक, आपको मालूम है वान हाफ ने जो है वान हाफ ने काफी ऑब्जर्वेशन किया था सोल्यूशन का, और इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है अकॉर्डिंग टू वान हाफ, ऐसे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वान हाफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन must always Boyle's law, Charles law, Boyle's law, Charles law exactly in the same way, in the same way as gases follows, gases follows, मतलब जैसे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ गैस के लिए है, वैसे सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन बस शर्त क्या है, डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। हम ये ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व नहीं करते, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो वो गैस लॉज को फॉलो करेगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि वो गैस लॉज को फॉलो करता है। अब कैसे करता है, क्या करता है, आइए इसी को देखते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि गैस के लिए हम लोग पढ़े थे, तो अगर यही सेम चीज हो तो हम लोग इससे क्या पढ़ेंगे अब, तो ऐसे पढ़ते हैं, बॉयल वांट हाफ, बॉयल्स वांट हाफ ला, उसके बाद चार्ल्स वांट हाफ ला, चार्ल्स वांट हाफ ला, ठीक है। These are collectively called, these are collectively called laws of osmotic pressure, laws of osmotic pressure, इन्हीं को हम लोग लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और हम लोगों का टॉपिक यही है। These are collectively called laws of osmotic pressure। क्या होता है आइए देखते हैं। पहला आइए देखते हैं, बॉयल वांट्स हाफ ला, बॉयल वांट्स हाफ ला। अगर आप बॉयल लॉ को याद करिए, बॉयल लॉ में क्या कहा गया है, बॉयल्स लॉ में गैस के लिए क्या कहा गया है, याद है किसी को? अगर याद ना हो तो आप देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट मान लें, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये यूज किया है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको यूज करते, यानी P और V का जो संबंध है वो इनवर्सली। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ये आपका बॉयल्स लॉ, यानी क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। ये है आपका बॉयल्स लॉ, इसको पढ़ा भी होगा आपने। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, देखिए, तो यहां पे टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर रहे हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, the osmotic pressure of a solution
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, और वो भी कैसा, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली proportional to the molar concentration of the solution, the molar concentration of the solution। अब अंतर देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड Boyle wants half ला, यही बॉयल्स वांट्स हाफ ला। कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, N बाई वी, कंसंट्रेशन बराबर N बाई वी होता है। यानी अगर 1 मोल हो तो 1 बाई वी भी तो हो जाएगा। तो ये चीजें इसी के बराबर तो हो रही है भाई, C बराबर 1 बाई वी, यही तो है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यही ये कह रहे हैं, इस सोल्यूशन के लिए यही बात कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी को। जैसे आपने क्या कहा, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया आपने, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया, तो आप बोल रहे हैं P का मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पाई से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पाई से भी डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी बुक में। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, या हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन C इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, P अपॉन C इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसी को देखें, if n moles of substance are dissolved in V liter of solution, V liter of solution, if n moles of substance are dissolved in V liter of solution, तो आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, N बाई V ना। यानी अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, अगर n बराबर 1 रख लें तो n बराबर 1 रख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल तो फिक्स हो जाएगा, या कहिए n मोल्स, ऐसे या तो इसको ऐसे ले लीजिए, तो C बराबर 1 बाई वी, ये हो सकता है। या n तो फिक्स कर दिया ना आपने, n को क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। आपने क्या कहा, n मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी n कांस्टेंट हो गया, तो C और V का क्या संबंध हो जाएगा, 1 बाई वी। C और V का क्या संबंध हो जाएगा, 1 बाई वी। तो ये इक्वेशन को देखिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C, सॉरी 1 बाई V, 1 बाई V। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, या इसी को लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप गौर से देखिए, यही तो आपका क्या है, यही तो बॉयल्स लॉ है। दिस इज बॉयल्स लॉ, क्या हो गया ये, यही बॉयल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ। ठीक,
तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन हम इससे ले आए हैं, ये इक्वेशन हम इससे लाए हैं। देखिए P और इसको इससे ले आए, फिर ये आ रहा है, ये इक्वेशन जो हमारा आ रहा है इस इक्वेशन से आ रहा है। ये क्या है, वांट हाफ इक्वेशन, और ये क्या हो गया, बॉयल इक्वेशन। बॉयल्स इक्वेशन और वांट हाफ इक्वेशन देखिए एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसको क्या चीज, देखिए तो हैंस बॉयल वांट हाफ लॉ may also be defined as may also be defined as क्या कहा आपने, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, यही तो है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, containing 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिजॉल्व, यानी आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व किया। इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। इस स्टेटमेंट को हम लॉ, अगर इसी को हम लोग देखें कहाँ डाइल्यूट सॉल्यूट लिखा है, यस सर सोल्यूट लिखा, हाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक, अच्छा हुआ याद दिला दिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। देखिए ये वैल्यू को देखिए ध्यान से, तो यहां पे आपको ये आइडिया हो जाएगा। कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन हमें देखना क्या है, हमारा ला तो यही है, P/C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या PV इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट। आप देखिए इस कंसंट्रेशन पे वैल्यू 0.06, इस कंसंट्रेशन में वैल्यू 0.06, इस कंसंट्रेशन में वैल्यू 0.06, इस कंसंट्रेशन में वैल्यू 0.06, यानी P/C का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। और PV देखो 22.1, 22.2, 21, 22, 22, लगभग ये भी क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब है P/C जो है क्या हो रहा है, P/C इज फेयरली कांस्टेंट, इज फेयरली क्या है, कांस्टेंट। आप देख रहे हैं ना, फेयरली कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये ला जो है, ला इज एप्लीकेबल, जो ला हम लोग पढ़े हैं वो एप्लीकेबल इस पे हो रहा, ला इज एप्लीकेबल। ठीक है भाई,
तो इन बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।